नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियाँ, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। आज भी वो रात मुझे साफ साफ याद है। ऐसी रात जिसे भूलना चाहें तो भी दिमाग मानने को तैयार नहीं होता। मैं हमेशा की तरह अपने खेत की देखभाल करके शाम को घर आ गया था। गांव में ये रूटीन था, शाम को खेत से लौटो, घर आओ, जल्दी खाना खाओ और फिर रात को मोटर चलाने खेत पर वापस जाओ। पानी अगर सही वक्त पर ना दिया जाए तो फसल का नुकसान हो जाता है। लेकिन उस दिन का माहौल कुछ और ही था, जैसे हवा खुद मुझे चेतावनी दे रही हो। शाम होते होते गांव के ऊपर काले बादलों की चादर छा गई थी। बिजली चमक रही थी पर बारिश नहीं हो रही थी। हवा में मिट्टी और घास की मिली हुई खुशबू के साथ एक अजीब सी सनसनाहट भी थी। मेरी माँ ने खाना देते हुए कहा था, रात भारी लग रही है, सावधान रहियो, जल्दी आ जाना। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे माँ, खेत है, भूत परी तो काटेगा नहीं मुझे। पर अगर मुझे पता होता कि उस रात खेत में सिर्फ मोटर और पानी ही नहीं, कुछ और भी मेरा इंतजार कर रहा होगा, तो शायद मैं ये मजाक कभी न करता। रात के 10:30 बजे मेरी वापसी खेत की ओर। मैं टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल लेकर घर से निकला। गांव की गली में कुत्तों का भौंकना गूंज रहा था, जैसे उन्हें भी पता हो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मेरा खेत गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। बीच में सुनसान पगडंडी, इक्का दुक्का पेड़ और चारों तरफ कच्ची जमीन। जैसे जैसे मैं खेत की ओर बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी मेरे कदमों से आगे नहीं जा रही थी। रास्ते में पड़ने वाला पुराना नीम का पेड़ हमेशा की तरह आज भी वहीं खड़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस रात वो मुझे ज्यादा ऊंचा, ज्यादा अंधेरा और ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे किसी के हाथ हों। मैंने खुद को समझाया, हवा है, कुछ नहीं। पर दिल का धड़कना बता रहा था कि सब ठीक नहीं है। खेत की मेड़ पर पहली अजीब आवाज। खेत पर पहुंचकर मैंने मोटर रूम की तरफ टॉर्च मारी। सब सामान्य लग रहा था, पर जैसे ही मैं मेड़ पर चढ़ा, मेरे पैरों के नीचे सूखी घास ऐसे चरमराई जैसे कोई वहीं खड़ा था और अचानक हट गया हो। मैं रुका, टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। सन्नाटा, गहरा, भारी, दम घोंटता सन्नाटा। मैंने सोचा शायद खरगोश या नेवला ब्रागा होगा। मोटर का स्विच ऑन किया, मोटर की आवाज रात की खामोशी में फैल गई और उससे थोड़ी हिम्मत भी आई। पानी नाली में बहने लगा। मैं मेड़ पर चलकर पाइप की तरफ गया ताकि देख सकूं कि पानी सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तभी पीछे से सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई लंबी घास में हाथ फेर रहा हो। मैंने पलटकर देखा, कुछ नहीं। लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही दाई किनारे पर गई, मुझे लगा कि कोई काली सी आकृति झुककर खड़ी थी, पर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मैंने खुद को बुदबुदाया, अंधेरा है, आंखों का धोखा। दिल नहीं मान रहा था, पर दिमाग उसी में सुकून ढूंढ रहा था। कुएं के पास ठंडी हवा का झोंका। मेरे खेत में आधा हिस्सा बोरिंग से चलता था और दूसरे हिस्से में एक पुराना कुआं भी था, जिसका हम कम ही इस्तेमाल करते थे। मोटर की आवाज के साथ पानी की धारा देखकर मैं निश्चिंत होने लगा था कि कुछ ही देर में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय कुएं की तरफ से अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। इतना ठंडा कि रीढ़ की हड्डी तक बर्फ सी जम गई। मैंने टॉर्च की रोशनी कुएं पर डाली। कुआं बिल्कुल खामोश था, लेकिन टॉर्च की रोशनी पड़ते ही ऐसा लगा जैसे कुएं का पानी हल्का सा हिला हो। मैंने ध्यान से देखा, कुछ था, या शायद कोई था। जैसे कुएं की सीढ़ियों पर कोई सफेद सा साया बैठा हो और धीमे धीमे हिल रहा हो। मैंने आंखें मिचलाईं। पलक झपकते ही वो गायब। दिल जोर से धड़का, पसीना आने लगा, जबकि हवा बर्फ जैसी थी। मोबाइल की स्क्रीन का अपने आप ऑन होना। मैंने खुद को शांत करने के लिए मोबाइल निकाला कि टाइम देख लूं, पर जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, उस पर खुद ब खुद एक मैसेज नोटिफिकेशन था, पीछे मत देखना। मेरी उंगलियां कांप गई। मैंने तुरंत पीछे देखा, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है, पर पीछे कुछ नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और मोटर की आवाज। मैंने मोबाइल फिर से देखा, मैसेज गायब, इतना गायब जैसे कभी था ही नहीं। कोई ग्लिच होगा, नेटवर्क, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर दिमाग सुन्न हो रहा था। खेत की मेड़ पर पैर चलने जैसी आवाज। मैं पाइप चेक करने के लिए मेड़ पर ऊपर चढ़ा। तभी मेरे सामने वाली मेड़ पर टॉर्च की रोशनी से बस थोड़ी दूर ढप 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 कदमों की आवाज, मानो कोई बिना चप्पल पहने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने टॉर्च उधर घुमाई, कुछ नहीं दिखा, लेकिन आवाजें चल रही थी, धीमे धीमे मेरी तरफ। मैं जितना पीछे हटता, आवाज उतनी तेज होती जाती। मेरा दिल अब डर से कांप रहा था।
पुरानी बबूल की झाड़ी के पास परछाई का दिखना। मेरे खेत के कोने में एक पुरानी बबूल की झाड़ी थी जिसे कोई हाथ नहीं लगाता था। गांव की कहानियों में कहा जाता था कि वहां पहले किसी ने फांसी लगाई थी, पर मैं ऐसी बातों पर कभी भरोसा नहीं करता था। लेकिन उस रात जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस तरफ गई, झाड़ी के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, इतनी लंबी कि इंसान जैसी तो बिल्कुल नहीं। मैं ठिठक गया। रोशनी स्थिर रखी, परछाई हिल रही थी, पर हवा थी ही नहीं। मैंने धीमे से कहा, कौन? मेरी आवाज खुद को ही सुनाई नहीं दी। परछाई धीरे धीरे झुकी, जैसे कोई गर्दन तिरछी करके मुझे देख रहा हो। मेरे पैरों की ताकत उतर गई और तभी सिसकारी जैसी आवाज आई, पानी मत रोक। मैं सुन, गला सूख गया। आवाज ना आदमी की थी ना औरत की, कुछ बीच की, गहरी और डरावनी। मैं वहीं खड़ा था, पत्थर बनकर। मेड़ पर पानी बहता रहा, मोटर चलती रही, हवा बंद थी, लेकिन वो परछाई अब मेरी तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, जैसे उसे यकीन हो कि मैं भाग नहीं पाऊंगा। उस रात खेत में सिर्फ मैं नहीं था, कोई और भी था, और जो कुछ भी था वो पानी से जुड़ा हुआ था, उस पानी से जिसे मैं हर रात खेत में चलाने आता था। परछाई मेरी तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे, इतनी धीमे के कदमों की आवाज भी नहीं, बस मिट्टी पर हल्की हल्की सरसराहट। मैं जम गया था, गला सुन, दिमाग खाली, शरीर जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। टॉर्च की रोशनी परछाई पर पड़ी तो वो और भी लंबी दिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई ठोस आकृति ही नहीं, बस धुएं जैसा काला आकार, लेकिन इंसान से दुगना बड़ा। मेरे अंदर से आवाज आई, भाग। मैंने खुद को झटका और उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। मेरे जूते मिट्टी में धंसते जा रहे थे, सांसें तेज हो रही थी, पर मैं रुका नहीं। पीछे देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं खेत के बीच वाली खुली मेड़ पर पहुंचा, ढप ढप ढप, कदमों की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार कदमों की आवाज मेरे दाएं तरफ थी। मैं बाएं मुड़ गया, लेकिन बाएं तरफ मुझे घास के बीच कुछ चलता दिखा, काला, लंबा, लहराता हुआ। मैं फंस गया था। पुराने कुएं के पास की गूंजती आवाज। भागते भागते मैं कुएं के पास पहुंचा, सांसें टूट रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली। किस्मत की बात कि रोशनी पड़ते ही कुएं के पानी में लहरें उठने लगी, और एक पल, बस एक पल के लिए मुझे पानी की सतह पर कोई तस्वीर सी दिखाई दी। एक आदमी गीला घुटनों तक पानी में खड़ा है, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता, लहरें टूटती और तस्वीर गायब हो जाती। और तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, रुक मत, पानी को बहने दे। मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे किसी ने बर्फ भर दी हो। यह वही आवाज थी जो कुछ देर पहले ही परछाई ने भी निकाली थी। मैंने कदम पीछे खींचे। इससे पहले कि कुछ और दिखता, मैं फिर से खेत की मेड़ की तरफ भागा। मोबाइल का अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में आना। भागते भागते मेरा मोबाइल जेब में बजा। मैंने बिना रुके उसे देखा। स्क्रीन खुद ब खुद ऑन थी और मोबाइल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन टच काम ही नहीं कर रही थी। वीडियो चलता रहा। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन में जो दिखा उसने मेरे पैरों को जड़ कर दिया। मोबाइल कैमरे के बाएं कोने में किसी का साया था, लंबा, झुका हुआ, ऐसा साया जो मेरे आसपास कहीं भी नहीं था। मैंने झटके से मोबाइल बंद किया और दौड़ लगा दी। मेड़ की मिट्टी पर उभरे कदमों के निशान। मैं खेत के उस हिस्से में पहुंचा जहां की मिट्टी नरम थी। जैसे ही मैं वहां चढ़ा, मेरे पैरों के ठीक सामने 2 बड़े बड़े कदमों के निशान थे। ऐसे निशान जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई भारी चीज यहां खड़ी रही हो। निशान गहरे, लंबे और अजीब आकार के। सबसे डरावनी बात, वो निशान मिट्टी में मेरे पैरों की तरफ आ रहे थे, मानो कोई अभी अभी यहां से होकर गया हो। मैंने टॉर्च धीरे धीरे आगे बढ़ाई। निशान खेत की मेड़ से निकलकर घास की तरफ जा रहे थे, और वहां घास जैसे दबकर रास्ता बना चुकी थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज वहां से गुजरी हो। दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि कानों में सनसनाहट गूंज रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था, पर फिर भी मैं आगे बढ़ा, क्योंकि खेत के बीच में अंधेरे में रुकना मौत बुलाने जैसा था। बबूल की झाड़ी में कुछ हिलने की आवाज। मैं बबूल की तरफ नहीं जाना चाहता था, पर पानी वहीं की दिशा में जा रहा था और मुझे पाइप देखना जरूरी था, वरना सारा खेत पानी से भर जाता। जब मैं झाड़ी के पास पहुंचा, घास के भीतर से किसी के खड़े होने की आवाज आई, जैसे कोई अपनी जगह बदल रहा हो, जैसे मिट्टी पर कदम सरक रहे हों। मुझे हवा की हल्की खुशबू भी बदली हुई लगी, ठंडी नहीं बल्कि सीलन जैसी, जैसे कोई गीली चीज आसपास हो। मैंने खुद को हिम्मत दी, टॉर्च झाड़ी पर मारी, और फिर पत्तों के बीच कुछ चमका, आंख जैसा, या शायद 2 आंखें, छोटी नहीं, थाली जितनी बड़ी, और गहरा काला रंग। मैंने टॉर्च नीचे कर ली। दिल कह रहा था मत देख, पर दिमाग कह रहा था कि अगर मैं पीछे हटूंगा तो वो चीज और पास आएगी। मैं कुछ समझ पाता कि उसके अंदर से फिर वही आवाज आई, बहने दे, बहने दे। इस बार आवाज फुसफुसाहट में नहीं थी, ये किसी डूबे हुए इंसान की आवाज लग रही थी, भारी, गीली, थकी हुई। पानी का अचानक बंद हो जाना।
मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था कि अचानक मोटर की आवाज बंद हो गई। खेत में बहता पानी रुक गया। सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत कि मेरी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज भी बहुत भारी लग रही थी। मुझे लगा कि शायद फ्यूज उड़ गया या फिर पंख में प्रेशर कम हो गया, लेकिन नहीं। तो उस पल मुझे साफ समझ आ गया कि मोटर अपने आप बंद नहीं हुई है, किसी ने या कुछ ने इसे बंद किया है। और सबसे बुरी बात, मोटर रूम के पास कोई इंसान नहीं था। मैंने अंधेरे खेत पर नजर दौड़ाई, पर फसलें हल्की हल्की हिल रही थीं, मानो कोई उनमें चल रहा हो। मेड़ पर रखी पानी की बाल्टी का अपने आप गिर जाना। मेड़ के ऊपर मैंने अपनी पानी की बाल्टी रखी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो बाल्टी सीधी खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास आया, बाल्टी अपने आप उठी, हिली और नीचे गिर गई। पानी फर्श पर फैल गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन बाल्टी किसी ने धक्का देकर गिराई थी, ये बात साफ थी। बाल्टी के गिरने के बाद खेत के बीच में खड़ी फसलों में एक लकीर बनने लगी, जैसे कोई अंदर से रास्ता बनाता हुआ जा रहा। सारी फसल दबती जा रही थी और वो लकीर सीधे मेरी तरफ आ रही थी। मैं पीछे हटता गया, दिल गले तक आ गया, हाथ पैर सुन्न। फसलों में बनती वो दबाव की लकीर अब साफ दिख रही थी और वो तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। नीम का पेड़ दूर चमकती टॉर्च में डरावना लग रहा था। कुएं की दिशा में फिर लहरें उठने लगी थीं। हवा रुक गई थी और तभी मेरी टॉर्च की रोशनी जैसे किसी अदृश्य परछाई से टकराई। मैं समझ गया, जो भी था वो अब मेरे बिल्कुल पास था। और पीछे खेत की पगडंडी पर किसी के गीले पैरों की आवाज आ रही थी, नहीं दे रहा था। फसलों में बनती लकीर मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसी समय पगडंडी की तरफ से छप 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 गीले पैरों की आवाज, जैसे कोई पानी से भीगा हुआ आदमी नंगे पैर मिट्टी पर चल रहा हो। इस आवाज ने मेरा दिल पूरी तरह से सुन्न कर दिया, क्योंकि मेरे खेत में पानी बहना तो अभी अभी बंद हुआ था। तो फिर किसी के पैर इतने गीले कैसे हो सकते थे? मैं टॉर्च घुमाने लगा, पर रोशनी हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे किसी की बर्फीली सांस टॉर्च पर पड़ रही हो। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, कंधे भारी हो गए थे। मैंने हिम्मत करके पगडंडी की तरफ रोशनी मारी और बस 1 सेकंड के लिए मुझे 2 फीते जैसे निशान दिखे, जैसे किसी के पैर हों। पर पैर दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ गीले निशान मिट्टी पर बन रहे थे। निशान मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। फसलों में उठती आवाजें जैसे कोई कराह रहा हो। मेरे दाएं तरफ की फसलें अचानक हिलने लगीं, पर ये हवा से नहीं हिल रही थीं, ये किसी चीज के दबाव से एक साथ नीचे झुक रही थीं। और फिर एक बहुत धीमी कराह सुनाई दी, जैसे कोई घायल हो या जैसे पानी में डूबता हुआ इंसान सांस लेने की कोशिश करता है। ये आवाज इतनी मानवीय और इतनी दर्द भरी थी कि मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे पैरों की नसें जैसे जम गईं। फिर दूसरी कराह, तीसरी कराह, चारों तरफ खेत भर से आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहट, कराह और पानी के गिरने जैसी धप-धप ध्वनि। मैंने टॉर्च और कसकर पकड़ ली। कौन है? मेरी आवाज टूट कर निकली। कोई जवाब नहीं, पर आवाजें जारी थीं। मोटर रूम का दरवाजा अपने आप बंद होना। मैं भागकर मोटर रूम के पास गया, सोचा शायद मोटर उसी आवाज से बंद हुई हो। पर जैसे ही मैं पहुंचा, धड़ाम, मोटर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई हाथ नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी दरवाजा इतनी ताकत से बंद हुआ कि पूरा कमरा हिल गया। मैं ठिठक गया। दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की पानी की धार बाहर आने लगी। मैंने नीचे झुककर देखा। पानी बिल्कुल काला था, साधारण पानी जैसा नहीं, जैसे उसे मिट्टी, राख या कुछ और गंदा मिलाकर बनाया गया हो। और उस पानी में मुझे एक पल के लिए किसी की उंगलियों का प्रतिबिंब दिखा। पानी में हिलती उंगलियां, कमरे के अंदर किसी चीज की। मैं उछलकर पीछे हट गया, दिल धड़कने लगा। अब साफ था कि मोटर रूम के अंदर कोई था। किसी का नाम पुकारना, लेकिन आवाज मेरी नहीं थी। अचानक मेरे कान में बहुत धीरे से आवाज आई, पर वो आवाज मेरी नहीं थी। सुन। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। मैंने सोचा शायद पत्तों की सरसराहट होगी, लेकिन फिर वही आवाज, और इस बार और साफ, इधर आ। मैंने टॉर्च घुमाई। टॉर्च की रोशनी नीम के पेड़ की तरफ गई और जैसे ही वो रोशनी आगे बढ़ी, किसी ने मुझे मेरे ही नाम से पुकारा, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। वो कोई गहरी, भारी और भीगी हुई आवाज थी, जैसे कोई अपने गले में पानी लिए बोल रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने पीछे पैर खींचे। कौन है? बाहर आओ। मेरी आवाज टूट चुकी थी। पसीना ठंडे हवा में भी बह रहा था। पानी की नाली में अजीब हरकत। मोटर रूम के पास की नाली सूखी थी क्योंकि पानी बहना बंद हो चुका था, लेकिन जैसे ही मैं वहां से गुजरा, नाली के पानी में हलचल शुरू हो गई। हालांकि उसमें पानी ही नहीं था। सूखी नाली में से पानी बहने जैसी आवाज आने लगी और तभी मुझे दिखाई दिया। नाली की मिट्टी में एक काला चेहरा दिख रहा था, जैसे किसी ने सिर बाहर निकालने की कोशिश की हो और काली मिट्टी से आधा चेहरा उभरा हो। 2 आंखें, काली, खाली,
बेहद गहरी। नाक नहीं, बस 2 छेद। और मुंह मानो किसी ने फाड़कर बनाया हो। एक पल के लिए चेहरा मिट्टी से उठता दिखाई दिया। मैं गिरते गिरते बचा। टॉर्च जमीन पर पड़ी और रोशनी उस चेहरे पर सीधी गई। चेहरा लहराया और फिर मिट्टी में वापस समा गया। मुझे उल्टी आने लगी। मोबाइल की घंटी, लेकिन सिम मेरे नाम की नहीं थी। अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। इतनी रात को कॉल कोई नहीं करता था, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। मैंने डरते डरते कॉल उठाया। फोन में सिर्फ पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई गहरे कुएं में पानी में खड़ा हो और सांस ले रहा हो। तभी एक बहुत धीमी आवाज़ आई, पानी, रोकना मत। और फिर कॉल कट गया। मैंने मोबाइल देखा। कॉल लॉग में कोई नंबर ही नहीं था। कॉल आया ही नहीं था। मेरी उंगलियां कांपने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह जिंदा चीज थी या नहीं। नीम के पेड़ के नीचे अंधेरा और गहरा होना। मुझे लगा कि गांव की तरफ की पगडंडी की तरफ भागूं, पर जैसे ही नीम के पेड़ के पास पहुंचा, उसके नीचे का अंधेरा बाकी खेत से अलग था। वो सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो गाढ़ा अंधेरा था, जैसे पूरा साया पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया हो। और उस अंधेरे के बीच 2 सफेद बिंदु चमक रहे थे। आंखें, वो मुझे देख रही थीं। मैंने पीछे कदम लिया, पर तब मेरे कान में भारी आवाज गूंजी, यहीं रुक। मैं थरथराने लगा। आवाज इतनी तेज कि नीम के पत्ते तक कांप रहे थे। और तभी पेड़ की छाया में से कुछ हिला, कुछ बहुत बड़ा, मानो पेड़ से भी बड़ा। परछाई की वापसी, और अब वो बोल रही थी। फसल वाला दबा हुआ रास्ता अब मेरे बिल्कुल सामने था। फसलें 2 तरफ झुककर रास्ता बना चुकी थी, जैसे किसी ने बीच से रास्ता काट दिया हो। वो परछाई जो सबसे पहले दिखाई दी थी, अब फिर उभर रही थी, लेकिन इस बार उसका आकार और भी बड़ा था। उसकी ऊंचाई इनायती नहीं, अलौकिक थी। परछाई कदम बढ़ाती जा रही थी, हर कदम पर छप छप छप, जैसे वो गीले जमीन पर चल रही हो, पर जमीन सूखी थी। मेरी सांस अब टूट चुकी थी। और तभी वो रुक गई मेरे सामने और फुसफुसाकर बोली, तू भी पानी में। बात पूरी ही नहीं हुई थी कि अचानक हवा तेज हो गई। फसलें झूमने लगी, कुएं का पानी उथल पुथल करने लगा, नीम का पेड़ जैसे फटने को तैयार हो, और परछाई अब अपना हाथ बढ़ा रही थी, सीधे मेरी गर्दन की तरफ। मैं पीछे मुड़ा। गांव दूर था, अंधेरा गहरा था, और खेत के बीच में अकेला। परछाई ने एक कदम और बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां मानो धुएं से बनी हों, लेकिन हथियार जैसी तेज। पानी की नाली में बुदबुदाहट शुरू हो गई। मोबाइल अपने आप ऑन होकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, और उस वीडियो में मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे कोई खड़ा था, पर मुझे वो दिखा नहीं था। मेरी आखिरी सांस जैसे वहीं रुक गई। मोबाइल की स्क्रीन में जो दिख रहा था, मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा था, पर कैमरा साफ साफ दिखा रहा था कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसका आकार इंसानी था, पर इंसान जैसा बिल्कुल नहीं। कंधे झुके हुए, माथा आगे की तरफ निकला हुआ, और पूरा शरीर ऐसे टेढ़ा जैसे पानी में खड़े किसी आदमी की परछाई। मेरा दिल उछलकर जैसे गले तक आ गया। मैंने पलकें झपकी, पर मोबाइल वही दिखा रहा था। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पसीने की बूंदें कपड़ों को गीला कर रही थीं। मैंने मोबाइल नीचे कर दिया, क्योंकि जो भी था वो मोबाइल में दिख रहा था, आंखों में नहीं। और तभी टॉर्च की रोशनी अपने आप बगल की तरफ घूम गई, जैसे किसी ने मेरे हाथ को पकड़कर मोड़ दिया हो। परछाई का हाथ मेरी गर्दन के इतने पास कि सांस रुक गई। अंधेरे में वो परछाई अभी भी वहीं खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा ऊंची, ज्यादा काली, ज्यादा भारी। और अब उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। हाथ नहीं, एक तरह का गाढ़ा धुआं, पर उसकी उंगलियों की नोक नुकीली थी, जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े। जैसे ही वो उंगलियां मेरी गर्दन तक पहुंची, मेरी पूरी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले पर हिम का पत्थर रख दिया हो। मैंने जोर से सांस खींची, पर हवा ही नहीं आई। फेफड़े जैसे बंद हो गए। मेरी आवाज रुक गई। टॉर्च हाथ से छूटकर गिर गई। परछाई कुछ बोल रही थी, धीरे, बहुत धीरे। पानी, क्यों, रोका। हर शब्द ऐसा था जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो। शब्दों में गूंज थी, और उस गूंज में दर्द। कुएं की दिशा से आती आवाज कोई बाहर निकलना चाहता था। अचानक कुएं के पानी में हिलने की तेज आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई पानी को जोर जोर से मार रहा हो, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने डरते डरते कुएं की तरफ देखा। पानी में भंवर बन रहा था, गहरा भंवर, और एक काला आकार पानी की सतह तक उठ रहा था। मैंने अपनी आंखें बहुत तनाव से मिचका लीं, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुएं में किसी का हाथ दिखाई दे रहा है। वो काला हाथ ऊपर उठा, मानो जैसे बाहर निकलने वाला हो। पानी तेजी से उबलने लगा, भंवर चौड़ा होने लगा, और फिर कुएं के अंदर से एक आवाज आई, मेरे पानी को रोकते क्यों हो। ये वही आवाज थी जो मैंने पहले भी सुनी थी। इस बार वो ज्यादा गुस्से में थी, ज्यादा भारी, ज्यादा नजदीक। फसलों में छिपी किसी की परछाई मुझे ताक रही थी।
फसलों की ओर मैंने नज़र दौड़ाई। रात का अंधेरा खेत को पूरा निगल चुका था, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी ही मिट्टी में पड़ी थी। पर फसलें कुछ जगहों पर अजीब तरह से हिल रही थीं, ऐसे नहीं जैसे हवा से हिलती हैं, बल्कि जैसे कोई बीच में खड़ा हो, छिपा हो और मुझे देख रहा हो। मैंने ध्यान से देखा, पत्तों के बीच दो चमकीली चीजें दिखीं। लग रहा था जैसे दो आंखें मुझे घूर रही हों। मैंने एक कदम पीछे लिया, फसलें वहीं से दबकर नीचे हो गई, मानो कोई उनमें आगे बढ़ा हो। अब मुझे साफ पता चल रहा था कि वहां कोई है, कुछ है जो मुझे देख रहा है। मेरी बाइक अपने आप गिर गई और हॉर्न बजने लगा। दूर पगडंडी पर मेरी बाइक खड़ी थी, मैं भागकर वहीं जाना चाहता था। पर जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, धड़ाम, बाइक अपने आप गिर गई, बिना हवा बिना धक्के सीधी जमीन पर। और गिरते ही उसका हॉर्न बजने लगा, भी तेज, लंबा, लगातार। खेत में हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। फसलों में छिपे वो साए अब और तेजी से हिलने लगे, जैसे किसी को गुस्सा आ गया हो। मैंने दोनों हाथों से कान दबाए। ये आवाज मेरे दिमाग को चीर रही थी। और तभी हॉर्न की आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन बाइक का हेडलाइट अपने आप ऑन हो गया। सीधी रोशनी खेत की तरफ पड़ी और रोशनी के लाइन में एक लंबा काला साया खड़ा था। रोशनी में खड़ा वो मुझे ही देख रहा था। परछाई का चेहरा पहली बार मुझे दिखा। वो चीज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। फसलें दोनों तरफ दबती जा रही थीं। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, सांसें टूटी हुई थीं। जैसे ही वो साया मेरे करीब आया, टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मैं वहीं जम गया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था, जैसे पानी में डूब चुके किसी आदमी का चेहरा, जिसकी आंखें सफ़ेद हो गई हों और होठ पानी से सूज गए हों। चेहरे पर मिट्टी चिपकी हुई, नाक से पानी टपक रहा था और दाएं गाल पर एक लंबा सा कट। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, उसके होठ फटने लगे। फिर एक भारी आवाज़ बाहर आई, मैं बाहर आ गया। मेड़ पर बनती गहरी दरार, जमीन हिलने लगी। मेड़ पर एक लंबी चौड़ी दरार बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती दो हिस्सों में बट रही हो। दरार के अंदर अंधेरा था, ऐसा काला कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूब रही थी। और उस दरार के भीतर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, टप टप टप, जैसे पानी टपक रहा हो, जैसे कोई बाहर आ रहा हो। और उसी दरार में से एक दूसरा हाथ बाहर आया। मैं चीख भी नहीं पाया, मेरा शरीर बस कांप रहा था। कुएं में कोई था, फसलों में कोई था, मेड़ की दरार में कोई था, और मेरे सामने ये परछाई खड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी की गंध, डूबे हुए की आवाजें और अंधेरा। अब भागने की कोई दिशा नहीं बची थी। मुझे हर तरफ से घेर लिया गया था और परछाई अब बोल रही थी, तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे धंस रही थी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी अब इतनी नरम हो चुकी थी जैसे मैं किसी खेत में नहीं, किसी कब्र के ऊपर खड़ा हूं। मेरे टखने तक मुझे मिट्टी निगल चुकी थी। मैंने घबराकर हाथ फैलाए, कुछ पकड़ने की कोशिश की, पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। वही परछाई की आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास गूंजी, तुझे भी अपने साथ लेके जाऊंगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरा बदन सुन पड़ गया। मैंने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। पर उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अचानक मिट्टी के अंदर से कुछ ने मेरे पैर को जोर से खींचा, जैसे किसी इंसान ने नीचे से पकड़ लिया हो। मैं चीख पड़ा, कौन है, छोड़। पर नीचे से एक धीमी सड़ी हुई आवाज आई, नीचे आ, बहुत अकेला हूं। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने झटके से पैर खींचा, पर मिट्टी का दबाव बढ़ता जा रहा था। मेरी कमर तक मिट्टी चढ़ गई। हवा में एक सड़ी दुर्गंध फैलने लगी। अचानक मेरे पीछे कदमों की आवाज हुई, धप धप धप। कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जो भी था उसने जवाब नहीं दिया, बस रुककर मेरे ठीक पीछे खड़ा हो गया। मैं सांस रोककर खड़ा रहा। मेरी रीढ़ में बर्फ की धार उतर रही थी। फिर अचानक मेरी गर्दन के पास ठंडी, बेहद ठंडी हवा लगी, जैसे किसी का चेहरा मेरे ठीक पीछे हो। और फिर धीरे से वही आवाज, पीछे मत मुड़, वरना और जल्दी मर जाएगा। मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मैंने मिट्टी में दबे पैरों को पूरा जोर लगाकर खींचा। थोड़ी ढील मिली।
मैंने फिर जोर लगाया और एक झटके से मैं मिट्टी से बाहर गिर पड़ा। जल्दी जल्दी उठकर मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर टॉर्च 3 बार झिलमिलाई और बंद हो गई। अब पूरा खेत अंधकार से भरा था। मैंने कांपते हुए कहा, तू कौन है? मुझे क्यों परेशान कर रहा है? और तभी मेरे सामने 4 फुट की दूरी पर वही परछाई खड़ी हो गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा साफ दिख रही थी। उसका चेहरा जैसे किसी ने कोयले से पोत दिया हो, आंखें सफेद, बिल्कुल सफेद जैसे किसी जानवर की। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुककर बोली, तेरे खेत में जो दबा है उसे पानी चाहिए। मेरी सांसें रुक गईं। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वो फिर बोली, पानी नहीं देगा तो वह तुझे ले जाएगा। मैंने डर से कदम पीछे किए, लेकिन वो परछाई जैसे मेरे हर कदम के साथ और नजदीक आती जा रही थी। मैं भागने के लिए मुड़ा, पर अचानक मेरे पीछे के कुएं की तरफ से एक जोरदार छपाक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज सीधे पानी में कूद गई हो। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। कुएं के ऊपर एक और परछाई धीरे धीरे उठ रही थी। इस बार परछाई नहीं, कोई इंसान, या शायद इंसान जैसा कुछ। उसकी पूरी देह गीली थी, बाल पानी से चिपके हुए, और उसके होंठों से पानी की पतली धार टपक रही थी। वो धीरे से बोला, मैं अभी मरा नहीं हूं। मेरी रूह जम गई। मैं डर के मारे उल्टा दौड़ा, पर तीसरी परछाई खेत के रास्ते को रोककर खड़ी थी। अब मैं तीनों के बीच फंस चुका था। अंधेरे में उन तीनों की आवाजें एक साथ गूंजी, अब तू अकेला नहीं जाएगा। और तभी ट्यूबवेल की मोटर अपने आप चालू हो गई। खेत में पानी फैलने लगा और उन परछाइयों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। ट्यूबवेल की मोटर अपने आप चालू हो गई थी और तीनों परछाइयों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे थे। ट्यूबवेल की मोटर की घर घर आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। मैंने देखा, तीनों परछाइयां पानी की तरफ देखने लगीं, जैसे उस पानी में उनका कोई इंतजार कर रहा हो। उनके चेहरे धीरे धीरे इंसानी चेहरे बने, लेकिन ऐसे इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। पहली परछाई का चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी आग में फंसी हो पर मरी नहीं हो। दूसरी के गाल पर गहरी खूनी दरारें थीं, जैसे किसी ने नुकीली दरांती से काटा हो। तीसरी, सबसे खतरनाक, चेहरा पूरा काला, पर आंखें सफेद, एक भी पुतली नहीं। तीनों ने एक साथ धीरे से सिर मेरी तरफ मोड़ा। मेरी सांसें थम गईं। मैं एक कदम पीछे हटा, पर पीछे धान का ऊंचा खेत था। भागने का रास्ता अब सिर्फ सामने ही था, और सामने वही तीनों परछाइयां। अचानक जलते बुझते बल्ब की तरह तीनों के चेहरे झिलमिलाने लगे और उनकी आवाजें मिलकर एक ही आवाज बन गई, तू पानी लेकर क्यों नहीं आया? मैंने कांपते हुए कहा, मैं तो पानी देने आया हूं, मोटर अभी चली है। पहली परछाई ने सिर झुकाकर कहा, देर हो गई। दूसरी बोली, बहुत देर। तीसरी, वो जाग चुका है। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन जाग गया? किसकी बात कर रहे हो? तीसरी परछाई ने धीरे से हाथ उठाकर कुएं की तरफ इशारा किया। मैंने कांपते हुए कुएं की ओर देखा। कुएं का पानी अपने आप हिल रहा था, जैसे उसमें कोई तैर नहीं रहा, बल्कि सांस ले रहा है। धीरे धीरे पानी के बीचों बीच एक काला आकार उभरने लगा। पहली परछाई बोली, जिसके लिए तू आया था। मेरी रूह जम गई। मैं सिर्फ पानी देने आया था, फसल को, खेत को। किसे? क्या? दूसरी परछाई ने फटी हुई आवाज में कहा, हम तीनों नहीं मरे, अकेले। तीसरी बोली, हम सब के साथ कोई और भी गया था। मैंने डर से कहा, कोई और? कौन? तीनों एक साथ बोली, जमीन के नीचे दबा हुआ, जिसका पानी तू बंद कर गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे याद आया, 1 महीने पहले खेत में काम करते हुए एक पुराना, बहुत पुराना गड्ढा दिखा था, जिसे मैंने यूं ही मिट्टी से बंद कर दिया था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या वहां कोई था? तीनों परछाइयां धीरे धीरे मेरे बिल्कुल पास आ गईं, इतना पास कि मुझे उनकी सड़ी गंध नाक में भरती महसूस हुई। पहली परछाई ने फुसफुसा कर कहा, वो अब बाहर आएगा। दूसरी बोली, पहले हम आए हैं चेतावनी देने। तीसरी ने मेरी गर्दन के पास अपनी ठंडी सांस छोड़ी, अब वो तुझे ढूंढ रहा है।
उस आवाज के साथ ही कुएं का पानी अचानक उछल पड़ा। एक भारी सड़े हुए मिट्टी से ढका हाथ कुएं के किनारे पर आ टिका। मेरी आंखें डर से फट गईं। कुएं से एक पूरा शरीर धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसके पूरे शरीर पर गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। चेहरा जैसे किसी ने जबरदस्ती दफनाया हो और वो कोशिश करता रहा हो बाहर निकलने की। वो सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उसके होंठों से मिट्टी टपक रही थी और वो सिर्फ एक ही शब्द बुदबुदाया, तू। मैं पीछे हटने लगा, पर मेरे पैरों में किसी ने हल्का सा स्पर्श किया। मैंने नीचे देखा, खेत की मिट्टी फिर से हिलने लगी थी, जैसे कोई नीचे से फिर मेरे पैरों को पकड़ रहा हो। मैं भागना चाहता था, पर पैर जम चुके थे। कुएं से निकलता वो मिट्टी वाला इंसान अब बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली और उनमें सिर्फ एक ही चीज थी, नफरत। वो गुर्राता हुआ बोला, मुझे किसने दफनाया? मैंने डर के मारे गले से आवाज ही नहीं निकाली। परछाइयां धीरे से हंसने लगीं, एक बहुत धीमी, खाली, ठंडी हंसी। और अचानक वो तीनों परछाइयां धीरे धीरे उस मिट्टी वाले इंसान के पीछे खड़ी हो गईं। अब चारों की नजरें सीधे मुझ पर थीं। कुएं का पानी फिर उछला और वो मिट्टी वाला इंसान एक कदम मेरी तरफ बढ़ा। इसके साथ ही मेरे पैरों का नीचे का मिट्टी अचानक धंसने लगी और मैं धीरे धीरे फिर जमीन में डूबने लगा। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी तेजी से धंस रही थी। मैं जितना ऊपर खींचता, मिट्टी उतनी ही जोर से मुझे नीचे खींच लेती। मेरी कमर तक मिट्टी आ चुकी थी। मैंने पूरी ताकत से हाथ जमीन पर टिकाकर खुद को खींचने की कोशिश की, पर जमीन ऐसे थी जैसे किसी ने ऊपर एक परत जमा रखी हो और नीचे गहरी खाई भरी हो। मुझे अपनी टांगों पर किसी की उंगलियां धीरे धीरे चिपकती महसूस हुईं। वो हाथ थे, असल हाथ। नीचे से कोई मुझे पकड़ चुका था। कुएं से निकला मिट्टी वाला आदमी अब बिल्कुल मेरे सामने था। उसके पैरों से अभी भी कीचड़ टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी, डरावनी मुस्कान उभर रही थी। उसकी आंखों में घृणा भी नहीं थी, बस एक खालीपन जो इंसानी नहीं था। वो मेरे पास झुककर बोला, नीचे आ, तेरी जगह यहीं है। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुझे नहीं दफनाया। वो गुर्राया, झूठ, तूने ही मिट्टी डाली थी मेरे ऊपर। मेरे दिमाग में झटके से वही 1 महीना पुराना दिन घूम गया। मैंने खेत की मेड़ ठीक करते हुए एक पुराना गड्ढा देखा था और उसे यूं ही भर दिया था। मुझे क्या पता वहां कोई था। मैंने डरते हुए कहा, मैंने तो बस मेड़ ठीक की थी, मुझे नहीं पता था नीचे कोई। पर उसने मेरी बात काट दी, मरते वक्त मैंने तेरी आवाज सुनी थी। मेरी सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? मैं तो वहां था भी नहीं, या क्या मैं था? परछाइयों ने धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घेरा बना लिया। पहली परछाई बोली, मरने के बाद सच झूठ नहीं चलता। दूसरी, जिसकी मिट्टी खोल देता है वही उसकी जगह लेता है। तीसरी, आज तेरी बारी है। मैंने दिल थाम कर नीचे देखा। मेरे पैरों को पकड़ने वाले हाथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। अब वो मेरे घुटनों तक पहुंच चुके थे। वो हाथ ठंडे, सख्त और पकड़ बहुत मजबूत। मैंने डर के मारे जोर से चिल्लाया, कौन है नीचे? छोड़ मुझे। नीचे से एक धीमी आवाज आई, मैं अभी पूरा बाहर नहीं आया। मेरी रूह कांप गई। मतलब कुएं से निकला वो मिट्टी वाला आदमी अकेला नहीं था, उसके अलावा भी कोई और नीचे था, कोई जो अभी बाहर आ रहा था। अचानक मेरे दाएं पैर के पास से मिट्टी फटी। एक दूसरी हाथ जैसी चीज बाहर निकली, पर वो इंसानी नहीं थी, लंबी, पतली और पूरी काली। वो उंगलियां मेरी जांघ पर लिपटने लगीं। मैंने पूरी ताकत से ऊपर खींचने की कोशिश की। मैंने खेत की बांस वाली मेड़ पकड़ी और खुद को खींचा। मिट्टी कुछ इंच ढीली हुई। मैंने लगातार कोशिश की, पर तभी कुएं वाला मिट्टी भरा आदमी मेरे कान के पास झुककर बोला, भाग मत, तेरी सांसें नीचे तक पहुंच गई हैं। और उसी पल मेरे पैर के नीचे एक चिल्लाने की आवाज आई, जैसे नीचे कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि मिट्टी के नीचे दबी कई आवाजें एक साथ चीख रही हों। तभी दूर कहीं किसी ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। उसकी मोटी भारी आवाज अचानक खेतों में गूंज उठी।
तीनों परछाइयां एकदम पीछे हट गईं। कुएं के पास वाला इंसान अचानक कांपने लगा, जैसे उसे रोशनी, आवाज या इंसानी हलचल से डर लगता हो। मैंने मौका देखा, मैंने जान लगाकर खुद को खींचा। मेरा पैर जोर से बाहर निकला और दलदल जैसी मिट्टी फटकर बिखर गई। मैं गिरता गिरता खेत के सूखे हिस्से तक पहुंच गया। तीनों परछाइयां मुझे घूर रही थीं, पर पास नहीं आ रही थीं, क्योंकि ट्रैक्टर की हेडलाइट धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। और पहली बार उन तीनों के चेहरे घबराए हुए दिखे। पर तभी कुएं के पानी ने एक जोरदार धमाके के साथ ऊंची छलांग मारी और पानी से कोई बहुत बड़ा परछाई जैसा आकार तेजी से बाहर उठता लगा। जैसे अभी तक जो बाहर आए थे वो सिर्फ शुरुआत थे। कुएं का पानी ऐसे उछला जैसे किसी ने पूरे कुएं में बम फोड़ दिया हो। उस तेज आवाज से धरती तक कांप गई। मैंने हड़बड़ाकर ट्रैक्टर की आती रोशनी की तरफ देखा, पर ट्रैक्टर अभी दूर था। बस उसकी हेडलाइट खेत के किनारे से हमारी तरफ बढ़ रही थी। अंधेरे और रोशनी के बीच कुएं के ऊपर वो विशाल परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। पहली बार तीनों छोटी परछाइयां डरी हुई दिखीं। पहली परछाई डरकर बोली, ये बाहर नहीं आना चाहिए था। दूसरी कांप गई, ये हमारा नहीं सुनता। तीसरी पीछे हटते हुए बोली, ये जाग गया। कुएं से निकलता वो काला आकार धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल रहा था, लेकिन इंसान जैसा, सिर्फ दूर से। उसका शरीर लंबा, असामान्य, जैसे हड्डियां सीधी नहीं टेढ़ी मेढ़ी हों। उसका चेहरा नहीं था, बस एक काला गड्ढा, कुछ भी नहीं। न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ अंधेरा। उसके शरीर से पानी टपककर पगडंडी पर बह रहा था, और जहां उसका पानी गिरता वहां की मिट्टी काली पड़ जाती। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। कुएं के बाहर खड़े तीनों परछाइयां एक झटके में जमीन पर घुटने टेक गईं, जैसे वो किसी राजा की या किसी श्रापित देवता के आगमन को देख रही हों। कुएं से निकलता वो अंधेरा सा दैत्य धीरे धीरे मेरे नजदीक आने लगा। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मिट्टी फिर से मेरे पैरों के नीचे कांपने लगी, जैसे किसी ने एक बार फिर नीचे से पकड़ लिया हो। मुझे लगा अब तो बचना मुश्किल है। वो अंधेरी आकृति बिल्कुल मेरे करीब आ गई, इतना करीब कि उसकी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगने लगी, ऐसी ठंडी जैसे किसी कब्र के अंदर की हवा हो। और फिर उसके अंदर से एक आवाज निकली, तू क्यों नहीं आया नीचे? उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों, लेकिन आवाज एक ही बन जाए। मैं कांपते हुए बोला, मैं तो बस पानी देने आया था, मेरी कोई गलती नहीं। वो दैत्याकार परछाई धीरे धीरे झुकी और मेरे बिल्कुल पास आकर बोली, गलती तूने नहीं की। मेरी सांसें रुक गईं। तो फिर? वो आगे बोली, जिसने मुझे दबाया वो तेरे खून का था। मेरे कान सुन हो गए, मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट फैल गई। खून का मतलब मेरे परिवार में से? मेरे अब्बा, मेरे दादा, मेरे चचा? कौन? वो फिर बोला, जिसने मुझे दफनाया उसने मेरा पानी रोका। और अब उसका लंबा हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे पर टिका, और कंधे पर पड़ते ही एक बर्फ जैसा दर्द पूरे शरीर में फैल गया। अब तू उसकी गलती पूरी करेगा। मैं कांपते हुए बोला, क्या करना होगा? उसने मेरी गर्दन के पास झुककर धीरे से कहा, मेरी कब्र खोल, अभी, इसी रात। मेरी धड़कनें रुक सी गईं। कौन सी कब्र? किसकी? अचानक ट्रैक्टर खेत के बिल्कुल पास आ गया। उसकी तेज हेडलाइट सीधे उस काले दैत्य पर पड़ी, और जैसे ही रोशनी पड़ी उसका शरीर भाप की तरह कांपने लगा। उसके हाथ पिघलने लगे, काले धुएं जैसा कुछ उसके शरीर से निकलने लगा। तीनों परछाइयां घबरा गईं और जोर जोर से एक दूसरे को पकड़कर चिल्लाने लगीं। मैं जोर से पीछे हट गया। रोशनी बढ़ते ही वो दैत्याकार परछाई एक झटके में कुएं की तरफ मुड़ी और पानी में जोर से वापस कूद गई। पानी छपाक से उछला और फिर सन्नाटा। तीनों परछाइयां कुएं के किनारे छिप गईं, डरते हुए, सुकड़कर। ट्रैक्टर आखिर हमारे पास पहुंच गया। ट्रैक्टर की हेडलाइट में मैंने देखा कुएं की दीवार पर मिट्टी में एक उभरी हुई आकृति धीरे धीरे बन रही थी, किसी इंसान की आकृति। और वो आकृति धीमे धीमे मेरी तरफ उंगली उठाकर इशारा करने लगी, जैसे कह रही हो, कब्र खोल। मेरी सांस अटक गई।
ट्रैक्टर वाला चाचा बोला, ओए, रात को खेत में अकेला क्या कर रहा है? चेहरा क्यों सफेद हो गया तेरा? मैंने कांपती आवाज में कहा, चाचा, यहां कोई है। चाचा ने टॉर्च मेरी तरफ घुमाई, पर अब वहां कुछ भी नहीं था। कुएं के पास भी नहीं, परछाइयां भी गायब, मिट्टी भी शांत, सब कुछ जैसे कभी हुआ ही ना हो। पर तभी कुएं के पानी से एक आखिरी आवाज आई, अगला चांद तेरा होगा। रात का वो सन्नाटा, खेतों की मिट्टी पर ठंडी हवा की चुभन, और मेरे हाथ में वही पुरानी लालटेन जिसकी रोशनी अब कांपने लगी थी, जैसे उसे भी पता हो आज आखिरी सामना होने वाला है। मैं पानी की मोटर के पास खड़ा था। आसमान बादलों से भरा था, चांद जैसे डर के पीछे छुपा बैठा था। परछाई वही जो कई रातों से मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, वही जो मिट्टी के नीचे से मुझे खींचने की कोशिश करती थी, वही जिसकी आवाज मेरे सपनों में घुसकर फुसफुसाती थी, आज वो कहीं नहीं दिख रही थी। पर मुझे पता था वो यहीं है। मैंने अपनी जेब में से वो मिट्टी की डिबिया निकाली जो बाबा ने दी थी। उन्होंने कहा था, जब डर अपनी असली सूरत में आए तो उसे इस मिट्टी का नाम सुनाना, ये उसी के खून की गवाही देती है। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, सांसें तेज थीं, मगर अब डर से ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये खेल बहुत हो चुका था। मैंने चारों तरफ देखा, खेत पूरी तरह शांत, सिर्फ पंपिंग मोटर की हल्की सी आवाज और दूर पेड़ पर बैठे एक उल्लू की टेढ़ी निगाहें। आजा, मैंने धीमे से कहा, आज खत्म करेंगे। और तभी मिट्टी मेरे पैरों के नीचे से थरथराई, जैसे किसी ने जमीन को अंदर से मुक्का मारा हो। मैं तुरंत पीछे हटा, लेकिन मेरे सामने की मिट्टी में एक लंबी दरार उभरने लगी, और उस दरार से उठता हुआ काला धुआं, जिसमें दो सफेद चमकती आंखें, वो वही थी। उसकी आवाज हवा में फिसलती हुई मेरे कानों तक आई, तुझे लगा तू बच गया। लालटेन की लौ तेजी से झूलने लगी, जैसे हवा उसमें चीख रही हो। मैंने खुद को संभाला और जोर से कहा, आज नहीं, आज तू खत्म होगी। परछाई हंसी, ठंडी, लंबी, पहाड़ी घाटियों में गूंजने वाली डरावनी हंसी। जिस मिट्टी में तू खड़ा है, वहीं मैंने तेरा इंतजार किया है। मिट्टी दोबारा धंसने लगी। मेरे पैरों के नीचे रेत की तरह फिसलन पैदा हुई। मैं गिरते गिरते बचा। परछाई जमीन के ऊपर उठकर एक इंसानी सूरत में बदलने लगी। लंबा शरीर, चेहरा बिना होठों के, आंखें इतनी खाली जैसे उनमें किसी का जीवन निगल लिया हो। मैंने बाबा की दी हुई मिट्टी मुट्ठी में पकड़ी और उसकी तरफ उछाल दी। जैसे ही वो मिट्टी उसकी काली धुंध को छुई, वो चीख उठी, नहीं! चीख ऐसी जैसे किसी की हड्डियां टूटते हुए चटक रही हों। वो पीछे हटने लगी, धुंधली होकर हवा में बिखरने लगी। मैंने मौका नहीं छोड़ा। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, ये वही मिट्टी है जिस खेत में तूने पहली बार किसी को मारा था। वो रुक गई। उसके चेहरे पर डर उभर आया। मैं जान चुका हूं तेरी सच्चाई। तू इसी खेत की बदली हुई आत्मा है और तेरी शक्ति यहीं की मिट्टी में बंद है। परछाई दर्द से तड़पने लगी। उसके हाथ मिट्टी की तरफ बढ़े, जैसे उसे पकड़कर खुद को वापस जोड़ना चाहती हो। मैंने पानी का वॉल्व घुमाया। तेज धार का पानी अचानक खेत में फैल गया, और जैसे ही वो पानी परछाई को छुआ, उसका पूरा शरीर पिघलने लगा। नहीं, ये मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं। उसकी आवाज टूटती चली गई। वो मिट्टी में घुलते हुए आखिरी बार मुझे घूरकर बोली, ये खत्म नहीं हुआ। और फिर सब सन्नाटा। मैं वहीं बैठ गया। सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। लालटेन जमीन पर गिरकर बुझ चुकी थी। बस पानी बह रहा था, और रात फिर से वैसी ही शांत हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल हट चुके थे, चांद साफ दिख रहा था। मैंने खुद से कहा, हाँ, खत्म हो गया, और मैं अब भी जिंदा हूं। मैं खेत से बाहर निकला और पहली बार लगा, आज रात सच में सुबह हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।